ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बेटा कमेंट में 1 लिख दीजिए। हमारा लेक्चर नंबर 12 है आधारित धारा विद्युत के ऊपर। कल हमने बैटरी के संयोजन की चर्चाएं की थी। किसकी चर्चा की थी बेटा? बैटरी के संयोजन की चर्चा। अब देखो एक छोटा सा सवाल है, देखो दिए गए परिपथ में P और R बराबर नहीं है, गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक स्विच S को खुला या बंद करने की स्थिति में समान रहता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? छोटी धारा का मापन। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? छोटी सी धारा का मापन करता है। और इसका जो पाठ्यांक है, मतलब इसमें से जाने वाली धारा, चाहे हम इसको खुला रखें या हम इसको बंद रखें, समान ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, मान लीजिए यहाँ से धारा आ रही है कुछ I, इसमें धारा गई कितनी? IP। इसमें धारा कितनी गई बेटा? IP धारा गई है, और इसमें धारा गई है कितनी? IR। अब चाहे हम इसको खुला रखें या इसको बंद रखें, इसके पाठ्यांक में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसमें समान धारा ही जा रही है। तो जब ये खुला हुआ है तब इसमें धारा कितनी जाएगी? IR। देखो ये खुला हुआ है तो इसमें से कितनी धारा जाएगी? IR धारा जा रही है जब ये खुला हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसको बंद कर देंगे तो भी धारा कितनी रहेगी? IR ही रहेगी, ठीक है। तो IR बराबर IG, IR बराबर IG, इसमें जाने वाली धारा। समझ गए बात को? देखो भाई, इसको चाहे हम खुला रखें चाहे बंद रखें, इसमें से जाने वाली धारा में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें जाने वाली धारा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसमें जाने वाली धारा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जाने वाली धारा चेंज नहीं हो रही है, इसमें जाने वाली धारा चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। और जब ये खुला हुआ था तो यहाँ से IR आया तो यहाँ से IG गया, ठीक है, IG गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब यहाँ से धारा IR आ रही है तब इसमें धारा IG जा रही है, मतलब IR ही जाएगी, और IR का मान किसके बराबर रहेगा बेटा? IG के ही बराबर। आवाज क्लियर नहीं है क्या बेटा? आवाज क्लियर नहीं है क्या? ठीक है। जैसे इसकी धारा हम मान लेते हैं बेटा कितनी? IG है। इसमें धारा कितनी मान ली बेटा? गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा IG। तो जब ये खुला हुआ है तो इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो IR बराबर किसके है? IG के है। अब हम इसको बंद भी कर देते हैं तो इसमें से जाने वाली धारा बदलती नहीं है, तो IR बराबर IG। क्लियर है आवाज? ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और संयुक्त संयोजन, सेलों का बेटा संयुक्त संयोजन हम पढ़ते हैं, सेलों का संयुक्त संयोजन, ठीक है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये N सेल्स लगी हैं। कितनी सेल्स हैं? N सेल्स, श्रेणी क्रम में N सेल्स। यदि एक शाखा में श्रेणी क्रम में N सेल्स हैं और ऐसी कुल कितनी शाखाएं हैं? M, ठीक है। एक शाखा में, एक ब्रांच में बेटा N सेल्स लगी हुई हैं, और ऐसी 1 2 3 ऐसे करके M ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांच है? M ब्रांच, M ब्रांच है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। चलिए क्या करते हैं? इसका इक्विवेलेंट E निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें सवाल ये है कि परिपथ में, है ना, सवाल अपने है कि परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ नहीं, पहले परि आएगा, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है कि M व N में क्या संबंध होना चाहिए? N व M में क्या संबंध होना चाहिए ताकि प्रतिरोध क्या कर रहे हो? प्रतिरोध कैपिटल R में धारा मैक्सिमम हो, तो देखिए बेटा अपन क्या करते हैं? इसका सर्किट बनाते हैं। तो पहले ये कितनी है? N सेल्स हैं, तो N सेल्स को बेटा अपन क्या करते हैं? एक सेल लगा लेते हैं। तो जो एक सेल बनेगी बेटा, एक सेल, उसमें E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? NE, है ना। ये E की N सेल्स हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में E इक्विवेलेंट क्या होता था? E1 + E2 + E3 + E4 एंड सो ऑन, यही होता था। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? N × R, श्रेणी क्रम में अपन ने यही सीखा था दोस्तों, ठीक है। अब ऐसी कितनी ब्रांच है? तो बेटा ऐसी ना M ब्रांचेज हैं। हर एक ब्रांच का जो E इक्विवेलेंट होगा वो NE हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा। और ऐसी बेटा M ब्रांच लगी हुई है और बाद में एक प्रतिरोध लगा है कैपिटल R, ठीक है। ये कितनी ब्रांच है? M ब्रांच। तो हमने पहले सॉल्व कर लिया हर एक ब्रांच को, सभी सेल श्रेणी में लगा ली। अब आप देखना इसके बाद का क्या सीन है। इसके बाद बेटा ये NE की M सेल्स है वो समांतर क्रम में है, M सेल समांतर क्रम में है। तो आप जरा एक चीज बताओ, जैसे हम कहें कि अगर हमारे पास समान एक जैसी मान लीजिए 3 सेल्स हैं E की, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तो E इक्विवेलेंट कितना आता था? कमेंट में बताओ बेटा जल्दी से कि हमारे पास मान लीजिए 3 सेल हैं, एक जैसी सेल है E की, तो E इक्विवेलेंट कितना आता था? जल्दी से कमेंट में बताइए। कुछ E/3 लिख रहे हैं पगले, ज्यादातर बच्चे सही बता रहे हैं, बिल्कुल E ही आएगा। कितना आएगा बेटा? E ही आता था। कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक जैसी कितनी भी ब्रांच समांतर क्रम में रहे तो उसका समतुल्य बेटा E ही आता है। कितना आता है? E आता है। ये हमने कल सीखा था समांतर क्रम में। तो बेटा अब इनकी जगह हम एक सेल लगा सकते हैं। ये NE की सेल्स है तो E इक्विवेलेंट बेटा NE ही होगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस NR की M रेजिस्टेंस होंगे समांतर क्रम में, तो ये कितना हो गया? R नहीं, NR का एक रेजिस्टेंस, NR का बेटा एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किसका? NR का। ये NR कैसे M है तो कितना हो जाएगा? NR/M, समांतर क्रम में है ना बेटा? यस सर। और यहाँ पर बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R, तो हमारा ये सर्किट बचेगा, तो अब हम इसमें बहने वाली धारा लिखें। तो धारा इज इक्वल टू अपन क्या लिख लेंगे? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। यस मास्टर। तो धारा I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट कितना हो गया? NE हुआ, और R इक्विवेलेंट कितना हुआ? कैपिटल R प्लस N स्मॉल r अपॉन कैपिटल M, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये NE डिवाइडेड बाय
एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर अपॉन एम। ठीक है, एलसीएम कितना आया एम, एम का गुणा इससे तो एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। अब इसको ले जाओ ऊपर तो ये एम इंटू एन इंटू ई अपॉन एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। ये परिपथ में धारा आ गई। ये क्या आ चुकी है बेटा अपनी परिपथ में धारा, अरे पगलू परिपथ में धारा आ गई है भैया। ठीक है, परिपथ में धारा आ गई है बेटा। अब हम अच्छा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन एक बात हमसे कम हो जाए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। श्रेणी और समांतर संयोजन मैंने कल आपको सिखाया था। श्रेणी और समांतर संयोजन बेटा मैंने आपको कल सिखाया था। चलिए अब हम अगला केस देखते हैं कि धारा मैक्सिमम होने की शर्त, धारा मैक्सिमम होने की शर्त, धारा मैक्सिमम होने की शर्त। व्हेन करंट विल बी मैक्सिमम, व्हेन करंट विल बी मैक्सिमम। ये गधे लोग हो यार तुम सो पता था गधे नहीं हो, तुम कल आए नहीं होगे, तुमने कल का लेक्चर देखा ही नहीं होगा। मैं फालतू में तुमको गधा कह रहा हूँ, मैं फालतू में तुमको गधा कह रहा हूँ, मेरी गलती बेटा, तुम गधे नहीं हो, कल तुम आए ही नहीं होगे। अच्छा कसम दे रहा हूँ, आईटी की कसम दे रहा हूँ, एनआईटी की कसम दे रहा हूँ, गलती सच बताना कि कल का लेक्चर कितने लोगों ने नहीं देखा। कल का लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा वो थम्स अप पर वोट करना, और कल का लेक्चर जिन लोगों ने देखा है वो थम्स डाउन पर वोट करना है। जिन्होंने नहीं देखा वो थम्स अप पर वोट करें, जिन्होंने नहीं देखा वो थम्स अप पर वोट करें, बच्चे हुए लोग थम्स डाउन पर। हम समझ जाएंगे कि वो 10%, 90% लोग ही क्यों समझे, 10% क्यों नहीं समझे। इस बार आपका टेस्ट होगा शायद एडवांस वाला होगा, तो बेटा नोट्स अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स के क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना, सॉल्व करना उनको। और अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए टेस्ट में आपसे नहीं बना तो टेस्ट भी एक सीखने का जरिया होता है, उसके सॉल्यूशन देखना और फिर उन क्वेश्चंस को भी सोचना है ना कि कैसे करेंगे, है ना। टेस्ट हुए, डीपीपी हुए, क्लास हुए, सब सीखने के बेटा जरिए हैं, सीखने के तरीके हैं, है ना। कुछ टेस्ट में आपके नंबर हो सकता है ज्यादा आ जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कोई टेस्ट ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपके नंबर कम आए। ये डिपेंड करता है टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल पर। टेस्ट आसान होगा तो नंबर ज्यादा आएंगे, सभी के ज्यादा आएंगे। टेस्ट डिफिकल्ट होगा तो नंबर कम आएंगे, सभी के कम आएंगे। इसलिए तो बेटा जैसे एडवांस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ कम जाता है, सभी के नंबर कम आते हैं। अब बेटा 26% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है, तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते बेटा कि आपको ये चीज क्लियर होंगी। अब वैसे मैंने पॉइंट बोले हैं, याद रखना कि श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट होता है E1 + E2 + E3 + E4 + E5। अब समांतर क्रम में होता है E1 / R1 + E2 / R2 + E3 / R3 / 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये समांतर क्रम में इक्विवेलेंट होता है। प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध वैसे ही जोड़ते हैं जैसे पहले जोड़ते हैं, सीरीज में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, समांतर में समांतर की तरह जोड़ते हैं, मतलब 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। अब इतने बच्चों ने लेक्चर देखा ही नहीं तो हम क्या करें कल का। आर क्या है बेटा, ये कह रहा आर कहां से आया यार, ये कितने दुष्ट लोग हैं, दिमाग के अंधे। आर दिखाई नहीं दे रहा है, बाहरी प्रतिरोध लगा हुआ है इसमें फोटो में, आर कहां से आया। अब देखो धारा मैक्सिमम होने की शर्त, इसकी टेक्निक मैं बता रहा हूं कि कैसे याद रखोगे। फिर देखो किसी भी राशि को मैक्सिमम मिनिमम करना, ये बेसिक मैथमेटिक्स होता है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है। गूगल का, एआई का, यूट्यूब का, सबका हेल्प ले लेना। तो देखो आई हमारे पास है कितना, ये n इंटू m इंटू ई डिवाइडेड बाय m कैपिटल R प्लस n स्मॉल r। अब हमें इस करंट को बेटा मैक्सिमाइज कराना है, इसको मैक्सिमम करवाना है, मैक्सिमम। तो बेटा इसको मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए, मिनिमम। इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए बरकरार, इसकी वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। ठीक है मास्टर, तो इसकी वैल्यू मिनिमम mr प्लस nr की वैल्यू मिनिमम आती है, मिनिमम आती है जब m कैपिटल R बराबर है n स्मॉल r के, n कैपिटल R बराबर है n स्मॉल r के। ये कंडीशन होती है ना सर। इसका प्रूफ करने की आप कोशिश करना, वैसे आवश्यकता नहीं है लेकिन प्रूफ करने की आप कोशिश करना। आप किसी का भी हेल्प ले लेना, आप YouTube, गुगलू जिसकी भी हेल्प लेना चाहे हेल्प ले लेना। हम इसको नेक्स्ट टर्म पर आप कोशिश करना, एक बार कोशिश करना, फिर मैं तो प्रूफ करा ही दूंगा नेक्स्ट टर्म पर। मुझे याद दिलाना कि सर प्रूफ बता, प्रूफ हम करा देंगे। ये मिनिमम कब आता है बेटा, जब mr बराबर हो जाता है nr की। अब याद रखने का तरीका कैसे, याद रखने का तरीका ध्यान देना। अपने पीडब्ल्यू में एक बहुत लीजेंडरी टीचर है, बहुत महान शिक्षक है, नाम बताओ, स्क्रीन पे लिखा हुआ है नाम, जल्दी से, वी आर गेटिंग लेट। एमआर सर, यस एमआर सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, एमआर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, एमआर आ रहा है। अब एमआर, तो ये याद रखना, देखो हमें एमआर बराबर एनआर है, दोनों साइड आर आर है, दोनों साइड क्या है, आर आर ही है, दोनों साइड क्या है बेटा, आर आर ही है, बरोबर। तो ये एम इंटू आर, तो एमआर। अब सोचो एमआर सर कैसे टीचर है, कैसे, बहुत बड़े टीचर है, बहुत बड़े टीचर, उम्दा महान टीचर, बहुत बड़े टीचर है। तो याद रखना कि एम के साथ जो आर है वो छोटा नहीं हो सकता है, एमआर नाम ही बड़ा है, तो एम के साथ कैसा आ जाएगा, बड़ा है ना, याद ऐसे आ जाएगा। नहीं हमें याद रहता है कि जैसे एम आर कभी हम ऐसे कर देंगे कि किसके साथ बड़ा आर था किसके साथ छोटा था, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो एम के साथ बेटा छोटा आर नहीं आएगा, एम आर सर बड़ी सर है, तो एम के साथ बड़ा आर है ना। तो इस तरीके से आप बेटा इसको याद रख सकते हैं, तो फिर गलती नहीं करेंगे, तो फिर बेटा गलती नहीं करेंगे आप, राइट, ओके। अच्छा बस इसमें ध्यान देना, एन क्या है बेटा, एन सेल्स श्रेणी में, एन सेल्स श्रेणी में, और एम ब्रांच है, एम क्या है बेटा, ब्रांच है, शाखाएं, एम ब्रांच है। ध्यान देना कि एम और एन क्या है, कई बार सवाल में एम एन बदला जा सकता है, ये ध्यान देना। एन जैसे इसको भी याद रखने का क्या तरीका कि इसमें एन क्या होगा, एन और एम क्या होगा। तो देखो बेटा कोई भी श्रेणी होती है ना, हमने कहा एपी, तो हमने कहा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, एन वापस, तो एन ऐसे में है,
हमने कहा कोई जीपी है गुरुत्व श्रेणी, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, nवां पद, तो n ऐसे में, n ऐसे में है, ऐसे में लिखते ना बेटा अपन n, ठीक है। तो n ऐसे में है, n ऐसे में है, m ब्रांच है, और m के साथ कौन सा आ रहेगा? बड़ा r। याद रखना है हमारे सर के साथ छोटा r आ ही नहीं सकता है, ही इज वेरी ग्रेट टीचर, बड़ा r। चलिए अब सवाल देखिए भाई, एक जैसे 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक का विद्युत भागबल 2 वोल्ट है। इस संयोजन के समांतर क्रम में 15 ओम के 2 प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है। आदर्श वोल्टमीटर तुल्य सेल का टर्मिनल वोल्टता का पाठ्यांक इतना है। प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है। चलो उसको जानकारी दी है आपको, टर्मिनल वोल्टेज है ना। वोल्टमीटर क्या मापता है बेटा? वोल्टता है ना। अभी अपन पढ़ेंगे वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा अपन एक वोल्टमीटर लगा देंगे, ठीक है। वोल्टमीटर किसका मापन करेगा बेटा? वोल्टता का, टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता भी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ई माइनस आई आर। बहुत सारी सेल है तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये रिलेशन। अब देखो ये 1 2 3 कितनी है बेटा? 4 सेल है। 4 सेल समांतर क्रम में, तो इनका ई इक्विवेलेंट बताओ कितना हो जाएगा जल्दी से। 4 सेल समांतर क्रम में जुड़ी है तो ई इक्विवेलेंट बताओ इनका जल्दी से, कमेंट में बता देना भैया। ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? प्रतिरोध तो मैं लिख देता हूं 4 है, तो प्रतिरोध कितना हो गया? R/4। ई इक्विवेलेंट का मान बताओ। ये प्रतिरोध कितना हो गया? 15/2, 7.5 ओम। सर 7.5 ओम कैसे? हमने कहा 15 और 15 दोनों समांतर में है, तो 15/2 15/2 15/2 7.5। ई इक्विवेलेंट बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। कितना आएगा? ई ही आएगा। अब हम इस बैटरी से बहने वाली धारा एक झटके में निकाल सकते हैं। ये ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू ई है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है? ये R/4 प्लस 7.5 ई अपॉन R/4 प्लस 7.5, ठीक है। विद्युत भागबल का मान कितना दिया है? 2 वोल्ट। विद्युत भागबल बी बाबा क्या है? विद्युत भागबल, जैसे हम कहते हैं ई इज इक्वल टू कितना है? 2 वोल्ट। अब देखो भाईजान, हमें आई का मान मिल गया मास्टर। वी का मान टर्मिनल वोल्टता, ये कितना पड़ता है? ये अगला वोल्टमीटर पड़ता है 1.6। तो वोल्टमीटर टर्मिनल वोल्टता नापेगा, समझ गए? यहाँ का विभवांतर, जहाँ का विभवांतर नापेगा, ठीक है। तो इसका रीडिंग कितना दिया है बरखुरदार? 1.6 दिया है। तो हम मान रख देते हैं वी का मान कितना है भाई साहब? वी का मान कितना है? 1.6 इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट कितना? 2 माइनस इसकी वैल्यू ई अपॉन R/4 प्लस 7.5 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना बेटा? R/4 है, R/4। इसको मैं सिंपलीफाई करने जाऊं तो 1.6 इज इक्वल टू 2 माइनस, अच्छा इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का 0.4 बचा बेटा। हाँ सर, ये माइनस का 4 चला गया ऊपर, 4e अपॉन r प्लस 30। इसको हल किया बेटा, एलसीएम आया 4 चला गया ऊपर, 7.5 इंटू 4 होता है बेटा 30 इंटू R/4। अब ई का मान भी रख दो बेटा, 2 माइनस से माइनस हटा दो तो इधर 0.4 बचा है, इधर 4, ई का मान कितना हो वैसे? 2 हो वैसे, r प्लस 30 इंटू R/4। इस 4 से इस 4 को झंडू बाम बना दो, इसका यहाँ गुणा करो तो 0.4 r प्लस 30 इंटू 0.4, तो 4 120, तो ये 12 बचा है इज इक्वल टू 2r। अब इसको उधर ले जाओ तो 12 इज इक्वल टू 1.6r, तो r का वैल्यू आ गया 12 अपॉन 1.6। हमने कोई कैलकुलेशन में ब्लेंडर तो नहीं कर दिया भैया? ब्लेंडर तो नहीं किया कोई कैलकुलेशन में, क्योंकि मान बहुत ज्यादा आ रहा है यार। तो दशमलव बढ़ाए, यहाँ 0 बढ़ाए, काट दो, 8 से काट दो, 8 नहीं 16 के पढ़े में ही आता है, 16 के पढ़े में 8 के में आ जाएगा, 8 के में आ जाएगा तो 16 के में भी आएगा, 8 के में आएगा। तो 8 एकम 8 4 8 45, 8 5 40, 15 बार का 15 टिक्स विशेष। तो r इज इक्वल टू कितना है? 15/2, 15/2 बोले तो 7.5 ओम। क्या मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं की? एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो हमें r की वैल्यू मिल गई बेटा, हमें r की वैल्यू बेटा मिल गई है ना। ये 4 से 4 गया, 2r.4, यस गुड गुड, ये अपना आंसर हो गया। ये आंतरिक प्रतिरोध आ गया बेटा, क्या आ गया? आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो अगला सवाल बेटा, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 6 सेलों की बैटरी को 220 वोल्ट डिस्क विद्युत वाहक बल और 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध का प्रयोग करते हुए आवेशित किया जाता है, तो धारा का मान कितना होगा? इसको बेटा हम आवेशित कर रहे हैं, है ना, 220 वोल्ट से आवेशित कर रहे हैं। तो पहले तो ये कितनी सेल है बेटा? 6 सेल है। कितनी सेल है बेटा? 6 सेल। तो 6 सेल का एक बना लो, ई इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में है, तो ई इक्विवेलेंट का मान बताओ जल्दी से कमेंट में। ई इक्विवेलेंट का मान बताओ कितना हो जाएगा? और ये आंतरिक प्रतिरोध तो 6 है, तो ये 6 इंटू आर हो गया, और ये 6e हो जाएगा बेटा, 6 है ना, सब जुड़ जाएंगे, 6e डिवाइडेड बाय इधर कितना है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और ये वाला प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। ये वाला प्रतिरोध कितना है बेटा? 10 ओम। आप चाहो तो लूप का नियम लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो धारा I इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट का मान कितना भाईजान? ई इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा? या आप लूप का नियम लगा लो, वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। आवेशन हो रहा है यहाँ पर, दो बैटरियां हैं, दो बैटरियां हैं। तो देखो अपन ई इक्विवेलेंट लिखें या ई नेट लिखें, धारा इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, 2 बैटरी है ना, ई नेट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो ई नेट कितना हो गया? 220 माइनस का 6e डिवाइडेड बाय आर, टोटल कितना हो गया? 10 ओम प्लस 6r, 10 ओम प्लस 6r। इस तरीके से ई नेट देखो बेटा, ये वाली धारा इधर भेजेगी और इसकी धारा मान लीजिए इधर, मतलब धारा इसके अंदर जा रही है, धारा अंदर जा रही है, तो धारा तो एक ही दिशा में होगी, धारा इधर बह रही है ऐसे। तो बैटरी आपस में घटेंगी, बैटरी आपस में घटेंगी, तो 220 माइनस 6 इज इक्वल टू इतना। तो हमें किसका मान चाहिए? हमें मान चाहिए बेटा धारा का। तो I इक्वल टू 220 माइनस 6 इंटू ई का मान 2 है, और ये 10 प्लस 6 और इसका मान 0.5। आप कहो कि सर ये 3 ओम आपने छोड़ दिया, हमने कहा 3 ओम छोड़ा नहीं है, ये 6r है, 6r का ही मान कितना होगा बेटा? 3 होगा, उसी का मान 3 दिया गया, दिस इज R इक्विवेलेंट बेसिकली। तो I का मान कितना हो गया? I का मान कितना हो गया? 208, 6 दूनी 12, 208/13, 208/13। आंतरिक प्रतिरोध वाले कितने? 6 सेल लगे है ना, और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बेटा 0.5 है। एक पगला कह रहा है, कंफ्यूज हो गया बेटा, कंफ्यूज हो गया नागेश बेटा, कंफ्यूज हो गए ना आपने, इसको आर समझ लिया, इसको आर समझ लिया, इसलिए 18 बता रहे हो, चिट्ठी 18। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया बेटा? आर, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6 इंटू आर, और इसका मान 3 ओम आया, तो पूरा प्रतिरोध लगा दिया 3 ओम, वो वाला 3 ओम है ना, समझ गए होगे बेटा, बात बिल्कुल क्लियर है, बात बिल्कुल क्लियर है। इसको भाग देने पे कितना? 16 आ रहा है, 13 6 78, 16 एम्पियर,
16 एम्पियर से चार्ज हो रही है। और आप चाहो तो एक लूप का नियम लगा सकते हो, लूप का नियम भी लगा सकते हो बेटा, इसमें लूप का नियम भी लगा सकते हो। अच्छा, इस केस में हम टर्मिनल वोल्टेज निकालें, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ई इक्विवेलेंट की टर्मिनल वोल्टेज तो कितनी आ जाएगी, पूछा नहीं गया सवाल में, पूछा नहीं गया सवाल में। अगर हम सवाल बना दें तो V इक्वल टू आप लिखेंगे ई इक्विवेलेंट प्लस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। सर माइनस क्यों नहीं, हमका चार्ज हो रही है, चार्जिंग के केस में बेटा V इक्वल टू ई प्लस आई आर होता है। तो ई इक्विवेलेंट कितना है 6E बोले तो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट प्लस आई का मान कितना है 10 और आर इक्विवेलेंट कितना है 3, आर इक्विवेलेंट कितना है 3, तो 30 42 वोल्ट, 42 वोल्ट, 12 6 दूनी 12, 30 42 10 नहीं, ये 16 है बेटा धारा, 16 मैं भी क्या कर रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या 16 है। फिजिक्स बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, अगर आप कहीं गलती कर देते हो ना तो आपको खुशबू आने लगती, खुशबू के मास्टर कहीं गलती करती। तीनों तो 16 तिया 48, ठीक है सर, 16 तिया 48 और 12 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट आ जाएगा। ओके, लर्निंग पावर कैसे बढ़ाएं बेटा, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। अगला सवाल देखो, एन सेलों की एन पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं, ओहो हो, एम सेल्स श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इस संयोजन से अधिकतम धारा 3 ओम प्रतिरोध में प्राप्त होती है। यदि प्रयुक्त सेलों की कुल संख्या 24 है तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तो एम बाय एन का मान ज्ञात कीजिए, एम बाय एन का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इन्होंने जो सवाल दिया है ना, इन्होंने बदल दिया थोड़ा सा, इन्होंने इधर सेल्स लगाई हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में बेटा इन्होंने कितनी सेल लगाई हैं, एम, ध्यान देना, एम सेल्स, एम सेल्स, और ऐसी कितनी ब्रांच लगाई हैं बेटा, ऐसी इन्होंने एन ब्रांच लगाई हैं, एन ब्रांच ऐसे, और यहां पर प्रतिरोध कितना लगा है, R इज इक्वल टू 3 ओम, R इज इक्वल टू 3 ओम, ये एन ब्रांच लगी हुई है बेटा ऐसे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे आप कुल सेल बता सकते हो कि कुल सेल कितनी होंगी, एम ऐसे लगी हैं और एन ब्रांच हैं, एम ऐसे लगी हैं और एक एन ब्रांच है, तो टोटल सेल आप कैसे लिख सकते हो, टोटल सेल्स कितनी होगी जरा बताओ। यस बिल्कुल, कुछ बच्चों ने पकड़ लिया कि यहाँ पर हमें बदलना पड़ेगा, एम और एन एक्सचेंज कर दिए इस सवाल में। यस आनंद, वेरी गुड, आपने पकड़ लिया कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, सेल्स भी कितनी होगी, एम इंटू एन होगी, ये एन एम ब्रांच है, ऐसी एम है और उसमें ये एम सेल्स हैं और ऐसी कितनी ब्रांच है एन, तो टोटल सेल्स होंगी एम इंटू एन, तो एम इंटू एन का मान हमें दिया गया है 24, एम इंटू एन का मान हमें कितना दिया गया बेटा 24 दिया गया, इसका उपयोग करेगा आगे, एम इंटू एन, वेरी गुड। अब देखो बेटा आई मैक्स अपन कब लिखते हैं, आई मैक्स कब आती है, तो हम कहते हैं जब एम कैपिटल आर बराबर एन स्मॉल आर, ये किसने किया था, जब अपन ने किया था, है ना, अपन ने थ्योरी में किया था, थ्योरी में किया था। लेकिन इस सवाल में, बट इस सवाल में ध्यान देना, इस सवाल में एन की जगह क्या है बेटा, एम है, और एम की जगह क्या करना है, एन करना है इस सवाल में, क्योंकि देखो इन्होंने एम सेल्स श्रेणी में लिए हैं और एन ब्रांच ले ली। जब हमने प्रूफ किया था तब हमने क्या किया था, एन सेल्स श्रेणी में ली थी और एम ब्रांच ली थी, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट आया था वो एम बड़ा आर इक्वल टू एन आर। तो फिलहाल ये रिजल्ट इस सवाल में क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए, इस सवाल में समझ गया ना बेटा, इस सवाल में ये हो जाएगा, एम की जगह लिख लोगे एन, एन कैपिटल आर इज इक्वल टू एम स्मॉल आर, ठीक है। तो एन कैपिटल आर का मान कितना है 3 ओम, एम स्मॉल आर का मान कितना है 0.5 ओम। तो यहां से हमें संबंध मिल गया, एम इज इक्वल टू 0.5 का मतलब 1/2, 2 से गुणा करो 6n, एम इज इक्वल टू 6n, एक रिजल्ट हमें मिल गया, एम बराबर 6n। अब एक रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है, एक रिजल्ट तो ये है, एक रिजल्ट हमारे पास है, m इंटू एन इज इक्वल टू 24, ये रिजल्ट हमारे पास था, तो m की जगह हम क्या लिख देंगे 6n इंटू एन इज इक्वल टू 24, 6 चौको 24, n बराबर n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n स्क्वायर बराबर 4 मतलब n बराबर 2, n बराबर 2 है तो m बराबर कितना आ गया, ये 6 इंटू n है, कितना आ गया 6 इंटू 2 बोले तो 12, n बराबर कितना आ गया 12। तो हमारे पास m 12 है, मतलब इसमें 12 सेल्स लगे हैं, इसमें 12 सेल्स लगे हैं और ऐसी 2 ही ब्रांच है, n का मान 2 आया, n का मान कितना आया 2 आया। आई होप आपको समझ में आई होगी बात, आप टच में चल रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे, आप सिखाड़ी भैया सिखाड़ी, ठीक है। अब देखो बेटा, दिए गए परिपथ में एक आदर्श वोल्टमीटर 10 ओम प्रतिरोध के स्नॉपर लगाते हैं, वोल्टमीटर लगा रहे हैं 10 ओम के स्नॉपर, तो 2 वोल्ट नापता है, तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो देखो हमारे पास कितनी सेल्स हैं 2 सेल्स हैं, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई साहब, ई इक्विवेलेंट हो गया 1.5 प्लस 1.5, श्रेणी में लगे तो हो गया 3 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा 2R हो गया, आर इक्विवेलेंट कितना बेटा 2R। अब अगर हम धारा लिखना चाहें तो धारा हम ई नेट लिखते हैं या ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर ई नेट का मतलब नहीं है एक ही सेल है, कितने की 3 वोल्ट की है ना, दोनों मिलकर एक हो गए 0.5 3 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, जरा आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ, मेरे भाई नहीं हो, झूठ बोल रहे, हाँ आप मेरे भाई हो। 15 और 10 समांतर क्रम में 25 2 5 3 15 6 ओम, तो ये 6 ओम आ गया, 6 और 2 8, तो 8 प्लस 2R सब श्रेणी में, ये दोनों इसका कितना हो गया 6 प्लस 2 श्रेणी में 8 और प्लस आर इक्विवेलेंट है ना, यहाँ पर लगा लो कहीं आर इक्विवेलेंट 3R का बरोबर। तो यहाँ से बेटा हमें दिन दहाड़े आई का वैल्यू कितना मिल गया 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय, या ऐसे लिख लो 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2R। अब अगर हम इस पॉइंट को बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y, तो जो विभवांतर है अक्रॉस xy वो आपको कितना दिया है, वोल्टमीटर कितना पड़ रहा है 2 वोल्ट नापता है, अगला वोल्टमीटर कितना नापता है 2 वोल्ट।
अब इसका विभवांतर कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए इसमें धारा कितनी जा रही है बेटा I2, इसमें धारा कितनी जा रही है I2, तो x और y के मध्य विभवांतर क्या लिखेंगे? I2 इंटू प्रतिरोध कितना है 10 ओम इज इक्वल टू 2 वोल्ट, इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो I2 का मान बेसिकली कितना आ गया? I2 का मान आ गया 1/5 एम्पियर। I2 का मान आया 1/5 एम्पियर। अब आप मुझे I के पदों में, यहां से कुल धारा कितनी आ रही थी भाई साहब? I आ रही है, I आ रही है, I आ रही है यहां पर धारा। I के पदों में I2 का मान बता सकते हो क्या? I के पदों में I2 का मान लिख सकते हो कमेंट में? है हिम्मत? है? अरे भाई क्या चल क्या रहा है यार? तुम अपना दिमाग कहां किराए पे दे रखे हो? दिमाग कहां, किसको किराए पे दे दिया भैया? किसके प्यार के चक्कर में, किसके प्यार में पड़ के तुमने अपना दिमाग लुटा दिया, बेच खाए दिमाग अपना? अब भाई ये कितना आसान सवाल था, कितना हमने पूरी थ्योरी बताई हुई है, इसकी पूरी थ्योरी बताई हुई है। पहले तो टोटल सेल्स कितनी? m इंटू एन, 24 सवाल में दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल पढ़ो। m इंटू एन बराबर कितना दिया है? 24 दिया है। फिजिक्स को नहीं दिया तुमने अपना दिमाग तुमने फिजिक्स पर नहीं लुटाया। अगर फिजिक्स पर लुटाया होता ना तो सबको समझ आ रही होती बात। फिर हमने पढ़ा है कि धारा अधिकतम है ना, ये कह रहे हैं धारा कैसी मांगता, अधिकतम धारा मांगता, तो उसके लिए हमने रिजल्ट याद रखा था एम आर, एम कैपिटल आर, एम आर से बड़े हैं तो एम के साथ बड़ा आर इंटू एन आर। अब अपन ने ऐसा किया, यहाँ पर क्या है, उल्टा कर दिया उन्होंने, एम सेल्स सीरीज में लिए और एन ब्रांच लिए, तो हमने अदला बदली कर दी, एन की जगह एम की जगह एन। अपने रिजल्ट में एम बराबर 6 आ गया, एम बराबर 6 आ गया। अब एम का मान एम एन बराबर 24 इधर रखा, कैलकुलेशन किया, पढ़ ले तुम गधे हो। अब देखो बेटा हम I2 का मान कैसे लिख सकते हैं? I2 का मान तो देखो I2 किसमें जाने वाली धारा? इसमें तो फंडा याद है, तरीका याद है, इसमें जाने वाली धारा का निकालना है तो विपरीत वाला प्रतिरोध, सामने वाला प्रतिरोध 15 बटे इंटू कुल आने वाली धारा दैट इज I बटे कुल प्रतिरोध R1 + R2 25। तो I2 इज इक्वल टू कितना आया? 3I/5। अब हमारे पास I2 का भी मान है और I का भी मान है, हम ये यहाँ पर पटक देंगे, उठा के पटक दो I का मान और I2 का मान। अगले पन्ने पर पटकेंगे हम, I2 इज इक्वल टू हमारे पास है 3I/5। I2 का मान 1/5 है बच्चा, E का मान 3, E का मान कितना है? 3/8, 3/8 + 2R। ये I का मान है बेटा, किसका मान है? I का। ये 3/5 अलग कर लो और I का मान कितना है? 3/8 + 2R। 5 से 5 गया तो 8 + 2R इधर गुणा करो इज इक्वल टू 9, 2R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 0.5 ओम इज द आंसर। अब इसको भी नहीं समझे हो क्या? इसमें भी रायते की तरह फैल गए हो? এইটা बिल्कुल भी ভালো হবে না, আমি তোমাকে ভালোবাসি বাট এইটা ভালো হবে না। अब देखो कुछ बेसिक सवाल हम आपको करा देते हैं, कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल है ना, ताकि आपको रिजल्ट याद आ जाए। हमने कहा एक सेल, ओ माय गॉड, हमें एक बढ़िया सा सवाल और करना है। ये पलटने वाला नहीं है क्या यार रिजल्ट? और चलो जाने दो, गोली मारो, कहाँ मारो? गोली एकदम दिन दहाड़े। एग्जाम्पल है ना, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने। R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 1 ओम, E2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, E1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। यहाँ पर एक प्रतिरोध है, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध कितना है? 5 ओम, प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। ठीक है, धारा निकालिए परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। ये भैया तुम ई अकेला उठ के आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल हो गए सर। चलिए, अरे यार भाई साहब दिन ही खराब है तुम्हारा, पहले को मिटो यहाँ से। दिन कुछ खराब नहीं होता भैया, खराब होता है नसीब खराब है हमारा। सर आपका नसीब खराब है? आपका नसीब कैसे खराब हो सकता है? आपको इतने प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट को पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो आपका नसीब कैसे खराब हो सकता है? मैंने कहा ओ यू आर राइट। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। ठीक है, चलिए धारा निकालना है, इसको पलट दिए हम, इसको पलट दिए ऐसा। तो जल्दी से इसमें ई इक्विवेलेंट का मान बता दो सर। ई इक्विवेलेंट कितना हो गया? ई इक्विवेलेंट हो गया 10 वोल्ट है ना, दोनों जुड़ रहे हैं 10 वोल्ट। और छोटा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 और 1 3 2 और 1 3। ठीक है, बड़का टोटल आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कितना हो गया? तो 3 और 5 8 3 और 5 8। आई इज इक्वल टू कितना? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट का मान कितना? 6 और 4 10, आर इक्विवेलेंट का मान कितना है? 8। आंसर कितना आ गया? 10/8 बोले तो 5/4 बोले तो 1.25 एम्पियर, 1.25 एम्पियर। इज इट क्लियर मेरे परम प्रिय मित्रों? क्या ये बात सही है? 1/4 लिख रहे हैं, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो इसमें मान लीजिए हम धारा इधर मान लेते हैं, वैसे तो धारा इधर जाएगी, हमने इधर धारा मान ली, मान लो हमसे गलती आ गई, हमने धारा इधर मान ली। तो ई इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे? आपने कौन सी बैटरी बड़ी मानी है? इसको बड़ा माना है, इसको बड़ा माना है। तो E1 - E2, E1 माइनस के साथ विपरीत है ना, ये धारा इधर भेज रही है, ये धारा इधर भेज रही है, ये धारा इधर भेज रही है, ये धारा इधर भेज रही है। तो E1 - E2 इज 4 - 6 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट स्टिल 2 1 3 और 5 8 ओम। अब I इज इक्वल टू हम क्या लिखेगा? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू कितना आएगा? ई इक्विवेलेंट आएगा बेटा -2, माइनस कौन लगाएगा?
है ना, 6 माइनस 4 बोले तो माइनस 2 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है 8, तो माइनस का 1/4 एम्पियर। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, धारा ऋणात्मक होती है क्या, हम क्या नहीं, धारा ऋणात्मक नहीं होती है। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि धारा वास्तव में इधर नहीं है, धारा वास्तव में बेटा इधर नहीं जा रही है, धारा कहाँ होगी, इधर इधर। ठीक है, मैंने जानबूझ उल्टा माना था, हमको दिख रहा है कि 4 छोटा है 6 बड़ा है, धारा इधर ही रहेगी, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा था कि गलती से अगर आप धारा की दिशा मान लेते हैं तो आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बस क्या फर्क पड़ेगा, माइनस साइन आ जाएगा, जो चीख के बताएगा कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द कंसीडर्ड डायरेक्शन, धारा की वास्तविक दिशा मानी गई दिशा के विपरीत है। ओके, तो ये सवाल तो समझ गए होंगे दोस्त, ये सवाल समझ गए होंगे सब लोग कि इसको भी नहीं समझे चल क्या रहा है भैया जीवन में। इन सवालों को कितने लोग समझ गए, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, इन सवालों को कितने लोग समझ गए नहीं। अब सवाल, एक ब्रांच में n एक जैसी n आइडेंटिकल सेल्स हैं, n आइडेंटिकल सेल्स हैं, यदि सेल्स दर्शाए अनुसार जुड़ी हैं, दर्शाए अनुसार जुड़ी हैं, यदि 3 सेल्स की ध्रुवता बदल दी जाए तो नया ई इक्विवेलेंट क्या होगा, नया ई इक्विवेलेंट क्या होगा। ओ जानिया बे, बस हम इतने लोगों को समझा सकते हैं, वो पागल, तुमको सीधी सीधी समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं भूल ही गया, 26% लोगों ने तो कल का लेक्चर देखा ही नहीं है, 26% लोगों ने कल का लेक्चर देखा नहीं है, तो वो तो समझ ही नहीं सकते। तुम बेटा आज का भी मत देखो, कल का देख लो इसकी जगह, कल का देख लो इसकी जगह। सर एग्जाम्पल एक में 1/4 न होगा, नहीं पगले 10/8 है। चलो सॉल्यूशन। अच्छा सुनो, दर्शाए अनुसार मतलब फोटो भी देनी पड़ेगी हमें, सवाल में हमें फोटो भी देनी पड़ेगी। ऐसे करके बेटा n सेल्स जुड़ी हुई हैं, है ना, सभी आइडेंटिकल हैं, तो ई ई ई ई ई, ठीक है, रेजिस्टेंस R R R R R ऐसे जुड़ी हुई है। कितनी सेल्स हैं, n सेल्स। अब आइए बेटा सॉल्यूशन अपन लिखें, तो अभी फिलहाल गिवन केस में ई इक्विवेलेंट, किसमें, गिवन केस में बताओ कितना हो गया, तो सर n है, n e हो गया। R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया अनार नहीं nr, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बेटा सवाल में ये मायावी लोग, ये 3 सेल्स की पोलैरिटी चेंज कर दी, ठीक है, जैसे पहली सेल है ऐसा कर दी, ध्रुवता बदल दी, ऐसा, दूसरी सेल है ध्रुवता बदल दी, तीसरी सेल है ध्रुवता पलट दी, ठीक है। बची हुई सेल 3 की बदली है भाई, 3 की बदली है, बची हुई सेल्स जैसी थी वैसी ही हैं। बची हुई सेल्स कैसे लगी थी, इसकी ध्रुवता इधर थी, बची हुई सेल्स जैसी थी वैसी लगी हुई है, देयर इज नो चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ बची हुई सेल्स, ठीक है। ये n सेल्स हैं, तो अब आप चेष्टा करोगे बताने की कि अब इस केस में ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट मैं बता देता हूं, एन आर ही रहेगा, प्रतिरोध जुड़ता ही है, चाहे ध्रुवता कैसे भी बना रहे, प्रतिरोध घटता नहीं है, प्रतिरोध जुड़ता ही है। कठिन वाला मैंने बता दिया, कठिन वाला बेटा मैंने बता दिया, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, इट इज कठिन, हमने बता दिया। नाउ यू टेल मी ई इक्विवेलेंट, बोलो भैया। 2n-3 आर लिख रहा है, आयोडीन, तो देखो पहले कितना था, Ne था, अब हमने क्या किया, 3 सेल की ध्रुवता बदल दी तो ये 6e। सर ये क्या बवाल है, ये बात समझ में नहीं आई। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये बात हो सकता है समझ में ना आए, ये बात हो सकता है समझ में ना आए। इसको समझाता हूं मैं, हाउ, वाई, मतलब हाउ कैसे आया ये, उसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो बेटा, हमने कहा हमारे पास ना 10 सेल थी, है ना, एग्जांपल के लिए अपन कहें हमने कितनी सेल्स ले ली, 10 सेल्स, ठीक है, 10 सेल लगी हुई थी ऐसे, है ना, आंतरिक प्रतिरोध भी होगा, 10 सेल थी, तो 10 सेल थी तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो हम कहते हैं 10 ही। अब हम अगर एक की ध्रुवता बदल दें, एक सेल की पोलैरिटी चेंज कर दें, पोलैरिटी चेंज कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा भैया, एक हमने ऐसी लगाई और बची हुई जैसी थी वैसी है, एक को बदल दिया। ओ सोनिया बे, ओ जानिया बे, समझो ना, कुछ तो समझो ना, आलम बेताबियों का कैसे तुमको बताएं। अच्छा अब देखो कि अगर हमने एक सेल की पोलैरिटी बदली, तो आप ऐसे सोचो, इसका ई इसको खा गया, इसका ई इसको खा गया, इसका ई एक ई इसको खा गया, मतलब एक सेल एक को खा जाएगी, तो अभी कितनी सेल बची, 8 सेल बची, 8 सेल बची। ई इसको खा गया तो कितनी बची, टोटल कितनी थी, 10 थी, एक ही सेल उल्टी लगाई तो इसने इसको खा लिया, तो कितनी बची, 2 बची, सॉरी 8 बची। समझ गए बेटा बात को। तो अगर हम एक सेल को उल्टा करेंगे तो वो एक और खा जाएगी, तो 2 सेल बर्बाद, 2 सेल बर्बाद, ठीक है, 2 सेल कैसे हो गए भैया, बर्बाद हो गए। थैंक यू दीदी। अगर हम 2 को पलट देते, 2 को पलट देते, 2 की पोलैरिटी बदल देते, तो जिन 2 की पोलैरिटी बदलते चरण लिख देते, माना 2 सेल्स की पोलैरिटी चेंज की। हो मास्टर क्या कर रहे हो, जब तुम 2 सेल की पोलैरिटी बदल दी, हमने कहा सवाल में तो 3 की बदली थी, ये तो मैंने यहाँ पर थोड़ा दया दिखा दी, 2 की बदली है।
ऐसे 10 सेल थी। तो भैया भैया ये इसको खा गई, ये इसको खा गई, कितनी बर्बाद हो गई? 4 बर्बाद हो गई, 4 बर्बाद हो गई। कितनी बची? 6 सेल्स, 6 सेल्स बची। तो इसमें कितनी बर्बाद? इसमें कितनी बर्बाद हुई थी भैया? इसमें 2 बर्बाद, 2 बर्बाद। और इसमें कितनी बर्बाद? 4 बर्बाद, बर्बाद 4 बर्बाद। ठीक है, तो अब बताओ अगर हम 3 को पलट देंगे तो कितनी? 6 बर्बाद। 3 को पलटे, 3 को पलटे तो 6 सेल्स बर्बाद। 3 की पोलैरिटी बदली तो 6 सेल्स बर्बाद। इस पर वो लाइन बिल्कुल सही बैठती है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो गया ही गया, एक कॉल ले गया, खुद तो गया ही गया, एक कॉल हो गया, एक कॉल ले गया। तो 3 डूबी, 3 को साथ ले गई। अब भैया कम से कम ना इसमें तो, इस फंडे में तो समझ जाओ, इसमें तो 97-98% समझ जाओ, लेकिन मुझे भरोसा है नहीं समझोगे। हाँ बेटा चाय पी लो, पी लो बेटा चाय। तुम कहाँ समझोगे? तुम में और घटोत्कच में कोई अंतर ही नहीं है सर। घटोत्कच कौन? मायावी राक्षस, मायावी राक्षस। अब मैं बात करूंगा दिन दहाड़े पावर की। किसकी बात करूंगा बेटा? पावर, जिसे क्या बोलते हैं? शक्ति। क्या बोलते हैं बेटा? शक्ति। मैं रिपीट करूंगा, रिपीट बेवकूफ आदमी, रिपीट। आओ बेटा। सर आप हमेशा कुछ बेसिक, बेटा बेसिक क्वेश्चंस ही हैं ये दोस्त। अब बेसिक क्वेश्चंस कैसे? अच्छा ऐसे सवाल बताएं, ऐसे सवाल बताएं कि बेटा ये प्रतिरोध है R बराबर 10 ओम दिया है, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी लगाई कहते हैं कि 20 वोल्ट की धारा बताओ, आई का मान ज्ञात कीजिए। लो इससे बेसिक क्या हो सकता है? इसको सॉल्व करके बता दो। चलो इंटीजर टाइप का सवाल है, इसको सॉल्व करके बता दो, बेसिक सवाल। दिस इज वेरी बेसिक सवाल, बता दो उत्तर। सर दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई झंडू बाम लगा लो, झंडू बाम, झंडू बाम, झंडू बाम, पीड़ानी बाम। अच्छा इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूँ यार, फिर इस पर आऊंगा। वी बाई के मध्य ग्राफ, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज। वी बा आई के बीच ग्राफ, वी बा आई के बीच ग्राफ बता दूं? वी बा आई के बीच ग्राफ किसके लिए? सेल के लिए। समझ गए? बेसिक सवाल, दिस इज बेसिक सवाल है ना। आई बराबर क्या होता है बेटा? आई बराबर होता है वी बटे आर। ओम का नियम, वी का मान 10, आर का सॉरी वी का मान 20, आर का मान 10, आंसर आ गया 2 एम्पियर। अभी लगभग 13% लोगों को बेटा, मैं ऐसे मतलब सुनता हूँ ना कि बुजुर्ग माँ बाप को बच्चों ने घर से निकाल दिया, बुजुर्ग माँ बाप को लोग अनाथाश्रम छोड़ाएं, रेलवे स्टेशन पर छोड़ाएं, बेटा वही 13% में से वो बुजुर्ग माँ बाप बनते हैं। अब तुम इतने निहायती बेवकूफ होगे कि 20 का 10 में भाग नहीं दे सकते हो, इतने निहायती बेवकूफ होगे कि 20 में 10 का भाग देके 2 नहीं ला सकते। तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें घर से नहीं, तुमको ना इस पृथ्वी से शिफ्ट करके किसी दूसरे ग्रह पे भेज देना चाहिए कि मंगल ग्रह पर 2-4 घर बनवाओ और इन 13% लोगों को बेटा वहीं पर छोड़ दो। इस समाज में रहने लायक नहीं है ये लोग, पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है 13% लोग, 20 में 10 का भाग नहीं दे पाते। पगलेट्स। आओ अब ये नहीं कर पाते तो बेटा ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको कैसे समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, कैसे समझोगे इसको? यार ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं वी और आई के बीच ग्राफ किसके लिए? सेल के लिए, सेल के लिए, सेल के लिए। तो देखो मैं इसको ऐसे जमा के लिखता हूं, वी इज, हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में? वी और आई के बीच में। अगर तुम्हारे बच्चों ने ना तुमको बुढ़ापे में घर से बाहर नहीं निकाला ना, और मैं जिंदा रहा उस टाइम तक, मैं जिंदा रहा, तो मैं उनको समझाऊंगा कि इनको तुम घर से नहीं, इनको तुम मंगल ग्रह पे भेजो, खर्चा अपन मिलजुल के देख लेंगे। बेवकूफ आदमी। चलो इधर भी और इधर आई, इधर भी और इधर आई, तो बेटा आई किसकी जगह है? आई तुम एक्स की जगह हो, भी तुम किसकी जगह लिख गए हो? भी तुम वाई की जगह लिख गए हो। तो इस समीकरण में बेटा ग्राफ बनाने का तरीका मैंने सिखाया था, बी की जगह वाई लिखो ई माइनस आई किसकी जगह लिखा है? एक्स की जगह इंटू आर। अब हम इसको ऐसे लिख लें, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू आर माइनस आर इंटू एक्स प्लस ई। अब इस बताओ ये ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ का नाम बताओ बेटा, क्या ग्राफ बनेगा? ये नाम बताओ ग्राफ का। तो इसकी हम तुलना करें, सरल रेखा का ग्राफ है, वाई की घात 1 एक्स की घात 1 सरल रेखा है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी। तो इसकी प्रवणता एम किसके बराबर है? आर के, सॉरी माइनस आर के, प्रवणता नेगेटिव है, माइनस आर के बराबर। अगर हम इसकी प्रवणता का परिमाण ले लें तो हमें आर मिलेगा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्रवणता का परिमाण। और सी किसके बराबर है? सी बराबर है ई के, अंतःखंड। अंतःखंड क्या होगा बेटा? ई होगा, अंतःखंड क्या होगा बेटा? ई होगा। तो ग्राफ कैसा? सरल रेखा, प्रवणता नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव प्रवणता की सरल रेखा है। अंतःखंड कैसा है भाई साहब? पॉजिटिव है, कितना? ई के बराबर, ई के बराबर, ठीक है, एक ग्राफ बन जाएगा। अंतःखंड पॉजिटिव, प्रवणता नेगेटिव, प्रवणता नेगेटिव। तो रेखा याद है ना, अगर जैसे ये सीधी रेखा, सीधी रेखा इधर झुकी है तो प्रवणता धनात्मक, धन अक्ष की तरफ झुकी है तो प्रवणता धनात्मक होती थी, और रेखा अगर ऋण अक्ष की तरफ झुकी है तो प्रवणता नेगेटिव हुआ करती थी, माय डियर फ्रेंड्स। तो
खत्म खत्म बात, ये ग्राफ बन गया, खत्म बात है ना। ये अगर एंगल को हम थीटा बोलें तो उसका स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप अपन क्या लिख लेंगे, प्रवणता हमको पहले ही दिख रही है नेगेटिव, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। स्लोप किसके बराबर होता है, माइनस आर के बराबर, तो माइनस का टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर आर। ठीक है जान दो। स्लोप किसके बराबर है बेटा, स्लोप का परिमाण रेजिस्टेंस के बराबर है। अब देखो जैसे आप लोगों ने अभी कहा कि सर एक बेसिक क्वेश्चन करवा दिया करो कॉन्सेप्ट। आ जाओ, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से तुम तो भंडेर को लौट जाओगे। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा। भाई फिजिक्स में डुबाओ दिल को, फिजिक्स में काम आएगा। अगर दिल को तुम फिजिक्स में डुबाओगे तो वो काम आएगा। इस एंगल को मैंने कहा 60 डिग्री, इस वैल्यू को इधर हमने कहा ये 12 है, 12 इधर बी और इधर आर। अब इससे आसान, सॉरी आई, इससे आसान क्या हो सकता है, हम आपसे कहें इस सेल का विद्युत वाहक बल बताइए और सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर बताइए, आंतरिक प्रतिरोध आर बताइए। तो सर बताते हैं। तो देखो ये वैल्यू किसकी होती है, ए की। ये क्या होता है बेटा, ई होता है अंताखंड, अंताखंड अंताखंड। तो ई का वैल्यू दिन दहाड़े हमें मिल गया कितना है, 12 वोल्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, ई का मान अंताखंड, अंताखंड ई का मान 12। आर का मान कमेंट में बताओ जल्दी से, है हिम्मत आर का मान निकालने की। देखो ये महेश पगला लिख रहा है आर बराबर 12, आर बराबर 12 लिख रहा है महेश। तुमको क्या करें हम, क्या करें बेटा तुम्हारा, हम ब्याह करा दें तुम्हारे घर वालों से बात करके, ब्याह करा दें तुम्हारा, कि पढ़ने में तुम्हारा मन लगता नहीं है, घर गृहस्थी संभालेगा। बेवकूफ आदमी, इधर ध्यान दो। देखिए बेटा, तो हमने कहा इसका जो स्लोप होता है बेटा, स्लोप वो किसके बराबर, माइनस आर के बराबर, एम बराबर माइनस आर है ना, हमने पढ़ा था एम बराबर माइनस का आर। अब स्लोप हम क्या लिखेंगे, तो स्लोप हमें इसका दिख रहा है नेगेटिव है, स्लोप हमें पहले दिख रहा है कैसा नेगेटिव। तो अपन मैंने आपको बताया था स्लोप लिखने का तरीका, चिन्ह पहले डिसाइड कर लो, चिन्ह पहले डिसाइड कर लो, प्लस है या माइनस है, और टेन थीटा लिख लो। थीटा में थीटा कौन सा न्यून कोण है ना, ये अक्ष दो कोण बनाई, ये 120 बना रही है, 60 बना रही है, तो न्यून कोण ले लेते हैं। चिन्ह हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, कोण कौन सा ले लेते हैं, न्यून कोण। ये महेश लिख रहा है आर बराबर 12। बेटा हमने अगर तुम्हारे पेरेंट्स को मना के समझा बुझा के तुम्हारा ब्याह भी करा दिया ना, ब्याह करा दिया ना, 15 दिन भी नहीं लगेंगे, पत्नी भाग जाएगी तुम्हारी, पत्नी भाग जाएगी तुम्हारी। क्यों, वो कहेगी अजी सुनते हो, जब घर आओ ना टमाटर लेते आना, टमाटर लेते आना। तुम सोचोगे लो घर जाऊंगा तो टमाटर लेने पड़ेंगे, तुम 2-4 दिन घर ही नहीं जाओगे, इतने बेवकूफ हो तुम, इतने बेवकूफ हो तुम, घर ही नहीं जाओगे। थोड़े बहुत बेवकूफ होता तो हो सकता है टमाटर की जगह आलू धनिया कुछ तो लेके जाता, कुछ तो सब्जी बन जाती, टमाटर की नहीं बनती, आलू की बन जाती। तुम घर ही नहीं जाओगे, ऐसे प्राणी हो, टमाटर लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी हमें, कितना कठिन काम है, पूछना पड़ेगा टमाटर का भाव दिए भैया, फिर टांगना पड़ेगा, बहुत मेहनत का काम है। और तुम हो ढीठ, निर्लज, आलसी। आओ आगे बढ़ते हैं। पावर, शक्ति, शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। अच्छा अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बस बस बेटा बस बस बस, अभी कमेंट बंद। शक्ति की बात करते हैं बेटा। तो शक्ति अपन क्या कहते हैं, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लीजिए प्रतिरोध है, प्रतिरोध के स्मॉक के मध्य विभवांतर कितना है, वी है, प्रतिरोध में धारा बह रही है आई, और प्रतिरोध के स्मॉक के मध्य विभवांतर कितना है, आई इंटू आर, आई इंटू आर। ये हमें ओम अंकल बता गए, हमें कुछ लेना देना नहीं था, हमें कौन बता गया, ओम अंकल बता गए, ओम अंकल बता गए। अब अगर हम इस पर छोटा सा आवेश भेजें, यहाँ पर आवेश भेजें डी क्यू, ठीक है, तो डी क्यू आवेश को भेजने में किया गया कार्य, तो बेटा कार्य और विभवांतर में क्या संबंध होता था, अगर हमें विभवांतर पता हो तो कार्य बराबर हम क्या लिख लेते थे, जल्दी बताओ। तो छोटे से आवेश डी क्यू को प्रतिरोध पर भेजने में किया गया, भेजने में किया गया कार्य, में किया गया कार्य। तो बेटा कार्य बराबर हम ऐसे लिखते थे ना, Q इंटू वी, Q इंटू वी। याद आया, याद आया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई लव यू, आई लव यू, बहुत सही। देखो क्योंकि विभव क्या होता था, अनंत से एक इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो एक इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य v, 2 इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य 2v, 3 इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य 3v, q इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य q इंटू v। तो कार्य बराबर होता था q इंटू v, अपने विभव की परिभाषा में देखा था, सही कह रहा हूं मास्टर, देखा था। तो छोटे से आवेश डी क्यू को प्रतिरोध पर भेजने में किया गया कार्य अपन लिखेंगे, तो छोटा सा आवेश है तो कार्य भी छोटा सा होगा, आवेश छोटा सा है डी क्यू तो कार्य भी छोटा सा, कार्य भी छोटा सा। ठीक है मास्टर, ठीक है मास्टर, आई डी क्यू बाई डी टी, चलो बढ़िया है, बढ़िया है, ये कार्य हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, कार्य करने की दर। शक्ति क्या होती है बेटा, तो देखो डी डब्ल्यू आप ऐसे लिख लो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, आई इंटू आर। ठीक है, ये छोटा सा कार्य। अब बेटा शक्ति क्या होती है, शक्ति होती है कार्य करने की दर, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है और कार्य करने की दर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, कार्य करने की दर। चलिए तो P इज इक्वल टू डी टी, तो बटे में से डी डब्ल्यू का मान कितना है, डी डब्ल्यू का मान है डी क्यू इंटू आई आर, डी क्यू इंटू आई इंटू आर। ओहो सर क्या व्यवस्थित करके लिखा है, तो डी क्यू बटे डी टी को पता नहीं क्या कहा जाता था, कैसे याद, घर से याद करके आया था, भूल गया, दिन दहाड़े भूल गया मैं। याद दिलाओ ना यार प्लीज, भाई नहीं हो मेरे, भाई हो ना, याद दिलाओ, जल्दी याद दिलाओ, नहीं तो कूद दिए जाओगे। डी क्यू बटे डी टी कितना हो वैसे, आई हो वैसे, तो P इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर इंटू आर। दिस इज शक्ति, दिस इज शक्ति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपने सही क्या याद दिला दिया, हम तो भूल ही गए थे, हम तो भूल ही गए थे। अब देखो बेटा क्या होता है कि प्रतिरोध
पर किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देखो क्या होता है, हम किसी तार में बेटा धारा बहाते हैं तो सबने फील किया होगा तार गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? तार गर्म। जैसे पानी गर्म करने वाली रॉड या हीटर आप में से लगभग सबने देखा होगा। पानी गर्म करने वाली रॉड या हीटर आप में से सबने देखा होगा। तो हीटर या पानी गर्म करने वाली रॉड क्या होता है? एक कॉइल ऐसा तार होता है, एक तार होता है, उसको गोल गोल घुमा देते हैं। क्या करते हैं? गोल गोल घुमा देते हैं और फिर धारा बहा देते हैं प्लग लगा के। प्लग लगा के क्या करते हैं बेटा? धारा बहाते हैं। और जब इसमें धारा बहती है, धारा बहती है तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर देखो गर्म हो जाता है, लाल। हीटर देखो कैसे हो जाता है? लाल हो जाता है एकदम, है ना। पानी की रॉड, पानी गर्म कर देती है। कैसे गर्म कर देती है? तो बेटा बैटरी जो कार्य कर रही है ना, बैटरी ने जो कार्य किया, ठीक है, उससे यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोध गर्म होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और वो पानी को मिल जाती है तो पानी गर्म हो जाता है। या हीटर से हमें हाथ से हीटर जला लिया, स्विच ऑन किया तो हीटर की जो कॉइल होती है वो क्या होता है? तार होता है। सीधा करके देख लो कभी, सिर्फ तार होता है सीधा और कुछ नहीं होता है। तो उस तार में जब ऊष्मा बहती है, सॉरी धारा बहती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। बेटा गोल गोल इसलिए घुमाते हैं ताकि लंबाई ज्यादा हो जाए। लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। सीधा तार रख लेंगे तो फिर बेटा गोल गोल इसलिए घुमा देते हैं ताकि लंबाई ज्यादा हो। अगर आप सोचो कि सर हम सीधा तार रखना चाहते हैं तो वो स्प्रिंग को खींच के देखना, खींच के, तो तुमको हीटर घर में नहीं, मोहल्ले में लगाना पड़ेगा। मोहल्ले जितना बड़ा हीटर बनेगा। तो किया गया कार्य किसमें नष्ट हो जाता है बेटा? ऊष्मा के रूप में। तो dW इज इक्वल टू, हम क्या लिख रहा था? dW इज इक्वल टू, देखो ये अपन क्या है, जैसे शक्ति बराबर अपन क्या लिखते हैं? dW अपॉन dt, dW अपॉन dt। तो यहाँ जो P है उसको अपन dH/dt लिख देते हैं, dH/dt, वेयर H इज हीट। H क्या बेटा? हीट, ऊष्मा, ऊष्मा। तो dH इज इक्वल टू कितना हो गया? P dt। और अगर हमें H ही निकालना है, H निकालना है, तो हम कहेंगे भैया इसका समाकलन कर देना। सवाल में लिमिट दी जाएगी कि कहां से कहां तक समाकलन करना है, कहां से कहां तक बेटा समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया। तो ऊष्मा इज इक्वल टू H इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल P dt, जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल I² R dt, ठीक है। तो जो ऊष्मा है, हीट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल P dt। ऊष्मा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल I² इंटू R dt। ऊष्मा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊष्मा इक्वल टू, अगर शक्ति मान लो नियत है, शक्ति नियत है तो इसको हम P इंटू टी भी लिख सकते हैं। और ऊष्मा को शक्ति अगर नियत है तो I² R इंटू टी भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कब करेंगे? जब नियत नहीं है, जब नियत नहीं है, ठीक है, समझ गए? कि अब मान लीजिए I और R नियत है तो I² R बाहर आ गया, क्या बचा? इंटीग्रल dt। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा लिया तो I² R इंटू टी, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, I² R को ही क्या कहते हैं? P इंटू टी, P इंटू टी। तो एक ही बात है, एक ही, जिसके अलग अलग रिजल्ट हैं। और देखो भाई साहब, और देखो भाई साहब, देखो हमने अभी शक्ति क्या निकाला है? सर शक्ति हमें मिला है I² R। अब हम इसको अलग अलग पदों में लिख सकते हैं। शक्ति I की जगह अपन V अपॉन R लिख सकते हैं। हाँ मास्टर बिल्कुल लिख सकते हैं। I की जगह V अपॉन R लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? V² अपॉन R² इंटू R हो गया। R से एक R बेकार, तो P इज इक्वल टू V² अपॉन R। एक रिजल्ट और आ गया। तो बेटा ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है। ये बस I और R के पदों में है, ये V और R के पदों, V और R के पदों में है मेरे परम प्रिय दोस्तों। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को ऐसे लिख सकते हैं I² R, है ना। तो कोई अगर चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I इंटू R, I इंटू R। अभी I इंटू R को मेरे गांव में कई बार V बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? V। तो P इज इक्वल टू हम I इंटू V भी लिख सकते हैं, विभवांतर। तो पावर इक्वल टू V I भी हम लिख सकते हैं। नया रिजल्ट नहीं है, नया रिजल्ट नहीं है, वही रिजल्ट है शक्ति का। ये I R के पदों में, V R के पदों में, ये V और I के पदों में, V और I के पदों में, ठीक है सर। अब माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, हम बात करते हैं बल्ब की। किसकी बात करते हैं? बल्ब की, थ्योरी ऑफ बल्ब। तो बल्ब की चर्चा हम डिटेल में तो आगे करेंगे, लेकिन बल्ब क्या है हमारे लिए? बल्ब कुछ नहीं होता है। बल्ब हमारे लिए कछुनान है। बल्ब एक प्रतिरोध है, बल्ब हमारे लिए सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। अब बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस कितना है तो पता नहीं, हमको आज तक समझ नहीं है कि दुनिया वालों को शर्म क्यों आई रेजिस्टेंस बताने में। बल्ब के ऊपर रेजिस्टेंस लिख के नहीं देते हैं, शायद इसलिए कि बल्ब जलता है ताप बढ़ जाता है। बल्ब जब जलता है ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बदलता है, ठीक है। तो बल्ब पर ना रेटिंग लिखी होती है, रेटिंग लिखी होती है, ठीक है। अच्छा, जब आप बल्ब लेने जाते हो, मान लीजिए महेश, हमने सेटल करके तुम्हारे मम्मी पापा को, पेरेंट्स को कन्विंस करके तुम्हारी शादी करवा दी, और तुम्हारी धर्मपत्नी ने कहा अभी सुनते हो, जब घर आओ तो एक बल्ब लेते आना, बल्ब लेते आना, ठीक है। तो तुम दुकान पे जाओगे महेश कि भैया भैया हमें बल्ब दे दो, बल्ब दे दो। तो दुकान वाला तुमसे क्या सवाल पूछेगा? सब लोग बताना महेश सही सवाल नहीं, सबसे है कि अगर तुम दुकान पर बल्ब लेने गए तो दुकान वाला तुमसे क्या सवाल पूछेगा? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यू गाइस आर ग्रेट, यू गाइस आर ग्रेट। ये पूछेगा कितने वाट का दे रहे हैं, कितने वाट का दे रहे हैं। तो वाट होती है बेटा शक्ति की इकाई। शक्ति की इकाई क्या होती है बेटा? वाट होती है। कितने वाट का दे रहे हैं, कितनी शक्ति का दे रहे हैं, है ना। इसकी इकाई क्या होती है बेटा? वाट होती है, कितने वाट का। तो हर बल्ब पे रेटिंग लिखी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए P वाट का बल्ब है, P वाट का, ठीक है। अब वैसे उसको वोल्टेज भी पूछना चाहिए कि कितने वोल्ट पर यूज करने वाले हो बल्ब, कितने वोल्ट पर यूज करने वाले हो बल्ब। लेकिन होता क्या बेटा हमारे घरों में, हिंदुस्तान में जो वोल्टेज सप्लाई आती है घरों में, बिजली घर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे घरों में जो बिजली सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट की आती है? जल्दी बताओ, कितनी वोल्ट की आती है? कितने वोल्ट की सप्लाई आती है घरों में? तो बेटा अपने घरों में इंडिया में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की आती है। जिसको पता अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताऊं, घर पर जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है, ठीक है। अगर सप्लाई फिक्स्ड नहीं होती तो दुकान वाला आपसे ये भी पूछता कि बल्ब को कितने वोल्ट पर काम करवाओगे, कितने वोल्ट का बल्ब दे रहे, ठीक है। तो वो पूछता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में 220 वोल्ट का सप्लाई आता है, तो कंपनियां वही बल्ब बनाती हैं 220 पर ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन सवालों में क्या है, बदल सकते हैं। तो रेटिंग में बेटा जो उसकी रेटिंग होती है बल्ब की, तो उसमें दो चीजें लिखी होती हैं, दो चीजें होती है बेटा रेटिंग में। रेटिंग में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पावर, वो P वाट, और दूसरा होता है वोल्टेज, वो हमने क्या दिया? V वोल्ट, V वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज कितना? V वोल्ट का, ठीक है सर। तो
अपने यहाँ जो बल्ब आते हैं उसमें सिर्फ वोल्ट लिखा होता है, वोल्टेज 220 बाई डिफॉल्ट है। वैसे कई बल्बों पे लिख देते हैं, उपकरणों पे लिख देते हैं कितने वोल्ट के लिए काम करता है। तो ये जानकारी इसलिए दी जाती है कि हम रेजिस्टेंस निकाल सकें। तो देखो पावर इज इक्वल टू, हम है ना, रेटिंग का फायदा क्या है, रेटिंग हमको क्या मिल जाता है, तो रेटिंग से बेटा हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि पावर अपन क्या जानते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। ये हमें रेजिस्टेंस बताने के लिए, सिर्फ रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एक लट्टू लेके आए, लट्टू बल्ब को मेरे गांव में लट्टू कहा जाता है। हमने लट्टू लेके आए, इस पे लिखा हुआ था 220 वोल्ट, है ना, घर में यूज करना था 220 वोल्ट, और हमने कहा 60 वाट का दे दो, 60 वाट का। तो उसने कहा ठीक है, तो हम घर पर आके इसका प्रतिरोध निकालेंगे। तो प्रतिरोध कितना, वी स्क्वायर अपॉन पी, यहीं से वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर का मान 220 का स्क्वायर अपॉन 6 की बिंदी 60, तो कितना आ गया 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 6 की बिंदी 60, 0 से 0 उड़ी बाबा 3 11। तो अभी गुणा करना कितना आ गया ये पता नहीं, गुणा कर लेना आप। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, गुणा करने में आप एक्सपर्ट हो। 220 गुणा, हमको गुणा करना नहीं आता है, 11/3 ओम। तो इससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बल्ब हमारे लिए क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। हमारे लिए बल्ब क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। कितने मान का, रेटिंग से निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे बेटा, रेटिंग से निकाल लेंगे। रेटिंग दी हुई होगी बल्ब की, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब रेजिस्टेंस खेलना में आता है, तो कभी भी सर्किट में आप बल्ब लगाओ, हम कहेंगे बल्ब हटाओ तब, बल्ब हटाओ तब, रेजिस्टेंस लगा दो। एक एग्जांपल करवा दूं, छोटा सा एग्जांपल। हमने कहा कि हमारे पास बल्ब है, एक हमारे पास क्या है बेटा, ऐसा बल्ब है लट्टू। इसकी रेटिंग अच्छी ले लेते हैं कुछ 200, चलो रेटिंग इसकी है 200 वोल्ट, और शक्ति कितनी है, शक्ति है 100 वाट, 100 वाट। इसको हमने बैटरी से लगाया, बैटरी से लगाया, बैटरी कितने की, अरे बैटरी कितने की, अरे बैटरी तुम कितने की, तो हमने कहा बैटरी है चलो 150 वोल्ट की, 150 वोल्ट की बैटरी है। तो बेटा हम इसमें से जब शक्ति निकालेंगे, शक्ति, तो सर क्या शक्ति निकालने की जरूरत क्या है, शक्ति तो 200, शक्ति तो 100 वाट दी गई है ना सर। हमसे कहा गया शक्ति ज्ञात करो, सवाल में हमसे क्या कहा, शक्ति कुल बन देते, शक्ति ज्ञात कीजिए, है ना। तो ध्यान देना, अब आप पेपर में क्या लिखते हो, अगर लिखित में पेपर होता तो आप क्या लिख के आते कि सवाल पूछने वाले तुम कितने बेवकूफ हो, तुम कितने बेवकूफ हो, बल्ब पर शक्ति खुद लिखी है तो तुम क्यों पूछ रहे हो, खुद पढ़ लो। हमने कहा नहीं, वो 0 नंबर देगा, तुम्हारे घर आ जाएगा। ये शक्ति कब है, जब बल्ब काम कर रहा होगा 200 वोल्ट पर। जब बल्ब 200 वोल्ट पर काम कर रहा होगा तब शक्ति बेटा 100 वाट होगी, लेकिन हम 200 वोल्ट पर नहीं, हम 150 वोल्ट पर काम करवा रहे हैं। हम बल्ब को 150 वोल्ट पर काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो शक्ति बदल जाएगी, ये नहीं होगी 100 शक्ति कब होगी, 100 वाट होगी जब बल्ब काम करे 200 वोल्ट पर। हम काम करवा रहे हैं कितने पर, 150 पर, शक्ति बदल जाएगी। तो शक्ति हम P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर लिख लेंगे, हमको दिया वी का मान कितना 150, 150 स्क्वायर अपॉन आर। हमने कहीं लिख के क्यों दिया पगलों ने, फिर शक्ति लिख के क्यों दिया, हमने इसलिए दिया ताकि आप आर उठवा सके। तो यहां से बेटा अपन क्या लिख लेंगे, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी। वी स्क्वायर बोले तो 200 का स्क्वायर, 200 इंटू 200, 200 इंटू 200 बटे ओ नहीं, शक्ति है 100, तो उसका रेजिस्टेंस हमको मिल गया 2 दूनी 4, 400 ओम, 400 ओम। समझ गए। तो ये क्यों दिया जाता है, ताकि आप रेजिस्टेंस निकाल सको। आप रेजिस्टेंस निकाल, तो बल्ब हमारे लिए बल्ब नहीं, बल्ब हमारे लिए रेजिस्टेंस है जिसकी शक्ति 400, आर का मान 400, तो 15 150 इंटू 150 बटे 400, 0 0 गया, 15 15 225, 15 15 225 बटे 4, ठीक है। तो वॉट, अब देखो शक्ति बदल गई कि नहीं बदल गई, बताओ एक मान कितना आ रहा है, एग्जैक्टली मान बताओ कितना आ रहा है। बल्ब में अगर हमें धारा निकालनी होती तो धारा इक्वल टू वी अपॉन आर लिख देते हैं, वी का मान कितना आया 150, आर का मान हमने निकाल लिया 400, 0 से 0 उड़ी बाबा बटे लू, तो ये आया 15 3 बटे 8 एम्पियर। धारा कितनी है, 3 बटे 8 एम्पियर। 5 से काटो, 5 15, 5 8 40, समझ गए, 56.25 वॉट, 56.25 वॉट। दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ द बल्ब। समझ गए, एक्चुअल नहीं, ये पावर है। पावर कब, जब हम इसको ऑपरेट करा रहे हैं 150 वोल्ट पर, व्हेन बल्ब इज ऑपरेटिंग at 150 volt, then power of this bulb become 56.25 instead of 100 watt। 100 वोल्ट कब आएगी, आप इसको ना 200 वोल्ट कर दो, 200 वोल्ट कर दो, फिर शक्ति निकालो, उतना ही आएगा 100, ऐसा। तो बल्ब हमारे लिए कुछ नहीं, रेजिस्टेंस है, ये हमारा धारा नहीं सकते हैं, जो चाहिए वो मिलेगा। अब हम बेटा नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट टर्न वी विल स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज के लिए इतना ही, यस बेटा हम बस कर रहे हैं। कितने लोग टच में चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग पढ़ाई के मजे ले रहे हैं, कितने लोग ये जज्बा रखते हैं कि नहीं हम कुछ ना कुछ तो कर गुजरेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे, हम सब थम्स डाउन खेल जाओ भाई। कितने लोग निराश नीरस हो चुके हैं, वो थम्स डाउन पर वोट करना जल्दी से। कोई गिला शिकवा हो तो बताओ बेटा, इज देयर एनी गिला शिकवा, इज देयर एनी गिला शिकवा। मोटिवेशन दे दो बेटा, सवाल सॉल्व करते हो ना तब मोटिवेशन आता है। यस, मतलब मोटिवेशन के लिए बेटा इन लोगों को देख लिया करो कि तुम जितने भी लोग पेपर देने वाले हैं उसमें से 7% को पहले ही पीछे कर चुके हो। ये 7% लोगों से पहले तुम आगे निकल चुके हो, थोड़ी और मेहनत करोगे ना तो बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। दिस इज द मोटिवेशन। तो बच्चों मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या